हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इवोल्यूशन की जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की जो भी मॉडर्न थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक जो सभी थ्योरीज को देखने के बाद में जो एक थ्योरी दी गई जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, उस थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस थ्योरी के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे हम केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ की मॉडर्न हाइपोथेसिस थी वो ओपेरिन ने दी थी। ओपेरिन ने इसे दी 1922 में। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया कि अर्थ पर आखिर कैसे लाइफ इवाल्व हुई। पहले लाइफ इवाल्व कैसे हुई, उसके बाद वो डाइवर्स कैसे हुई, इतनी फैली कैसे। तो इन्होंने पहले क्या किया कि इन्होंने पहले यही बताया, इसमें 7 स्टेप इन्होंने दिए और 7 स्टेप में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। तो पहले इन्होंने जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बातें बताई, उसमें बताई कि जो हमारी अर्थ है वो हमारी अर्थ बहुत लगभग 400 मिलियन ईयर पहले क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी। अब फॉर्म कैसे हुई थी, ये बिग बैंग थ्योरी हम लोगों को बताती है कि हमारी अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी। उसके कुछ पार्ट बिग बैंग थ्योरी के ही इसमें लिखे गए हैं। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। अर्थ इज सपोज टू originate about billion year ago, either as a part broken off from the sun and interstellar dust gradually condensed and formed our entire solar system according to this theory। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि जो हमारा सन है उसी से हमारी अर्थ टूट के बाहर आई है। और जो हमारा इंटरस्टेलर है, इंटरस्टेलर का मतलब होता है कि जो स्पेस वाली जगह है, जैसे सन है, अर्थ है, इसके बीच में जो जगह खाली है उसको इंटरस्टेलर कह रहे हैं, मतलब स्पेस कह रहे हैं, वही इंटरस्टेलर है। तो वहाँ इंटरस्टेलर की जो डस्ट है और सन का जो बड़ा पार्ट था, एक बड़ा पार्ट टूट के हमारी अर्थ का फॉर्मेशन किया। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया था कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे ढेर सारे प्लेनेट बन गए, स्टार्स बन गए और बहुत सारी चीज़ें बन बन के तैयार हुई। हमारी गैलेक्सी भी ऐसे ही बनी। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो किसी न किसी तरीके से बनी ही। तो इसमें जो हमारी अर्थ है वो कहाँ से टूट के आई, ये सन से आई। और उसके बाद यहाँ पर जो पहले शुरुआत में जो टेम्परेचर था, तो सन का टेम्परेचर, सन की सरफेस का टेम्परेचर तो हमें पता है आज के टाइम में लगभग 5000 डिग्री से 6000 डिग्री के बीच होता है। और हमारी अर्थ के कोर का टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और जो कि आज भी कोर का टेम्परेचर हमारी अर्थ का 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी अर्थ ओरिजिनेट होकर कहाँ से आई, सन से टूटी, सन से अलग हुई। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सारे टाइम तक बारिश होती रही, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद यहाँ पर बहुत सालों तक लगातार बारिश हुई। फिर यहाँ पर जो ढेर सारे जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें पानी भरा और वहाँ पर बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हो गया। ये सब चीज़ें हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। उसके बाद अभी हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पूछेगा कि क्या होता था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में उस टाइम में क्या क्या प्रेजेंट था, क्या क्या एब्सेंट था, जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, इसके बारे में चर्चा करेगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था हमारा, उसका जो टेम्परेचर था लगभग 5000 से 6000 डिग्री के आसपास था। उसके बाद हाई टेम्परेचर तो था ही, सारे एलिमेंट क्या थे, गैसियस फॉर्म में थे। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जितने भी एलिमेंट हमारे अर्थ पर उस समय मौजूद थे वो सब किस फॉर्म में थे, गैसियस फॉर्म में थे। और जो भी मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो इस टाइम पे प्रेजेंट है वो सब फ्रीली प्रेजेंट नहीं था। वो सब या तो कार्बोनेट, ऐसे कार्बोनेट बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा, ये ढेर सारी चीज़ें बना बना के ऐसे प्रेजेंट थे, नाइट्राइट बना के प्रेजेंट थे। और उस टाइम पे कोई भी चीज़ सॉलिड और या लिक्विड के रूप में क्या एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसे जब धीरे धीरे हमारी अर्थ ठंडी होने लगी, तो जब अर्थ ठंडी होने लगी तो जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल थे धीरे धीरे ठंडे होकर वो कंडेंस होने लगे। कंडेंस होने पर लिक्विड फेज में आने लगे। जो लिक्विड फेज में आ गए थे वो ज़्यादा ठंडे होने पे सॉलिड बनाने लगे। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही और यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
अमोनिया और CN जैसे कई सारे ग्रेजुअल धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म इसके बनने लगे। बहुत सारी सुपर हीट स्टीम थी, वेपर था, जो रेन के रूप में बार बार बारिश होती थी, गिरता था, ऊपर जाता था, फिर नीचे गिरता था, नीचे गर्म होता था, फिर वापस जाके फिर से बारिश करता था। तो यही प्रोसेस बार बार चल रही थी। जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था हम लोग वो रिड्यूस टाइप का था, और जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट है हम सबका वो इस टाइम ऑक्सीडाइज टाइप का एनवायरनमेंट है। और आज के टाइम पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन तब ये फ्रीली प्रेजेंट नहीं थी। और तब क्या क्या प्रेजेंट थी? अमोनिया प्रेजेंट थी, मीथेन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अमोनिया, मीथेन ये सब चीज़ें पाई जा रही थी। और फिर उसके बाद हुआ केमिकल एवोल्यूशन। क्या हुआ? केमिकल एवोल्यूशन हुआ। और केमिकल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया गया कि कैसे हो रहा है केमिकल रेवोल्यूशन, अभी देखेंगे। तो पेरिन ने क्या एक सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जो भी सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल मतलब जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, उन्होंने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगे। धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगे। और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया तो वो धीरे धीरे क्या बनाने लगा? बहुत बड़े बड़े पॉलीमर बनाने लगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बनने लगा, फैट बनने लगा, बड़ा बड़ा पॉलीमर बनने लगा, केमिकल ओरिजिन इनिशिएट करने लगा। और ये जो प्रोसेस हो रही थी, ये किन किन अल्ट्रावायलेट ढेर सारी रेजेज आ रही थी अर्थ के ऊपर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहे थे, बहुत तेज़ बिजली तड़क चमक रही थी। तो उससे ये क्या हो रहे थे, ये फॉर्मेशन जो हो रहा था कंपाउंड्स का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो कई सारे 7 स्टेप्स इन्होंने बताए थे, ये केमिकल एवोल्यूशन और प्रिमिटिव एनवायरनमेंट के बाद अब हम सब ये देख लेंगे कि ऑरिजिन के जो 7 स्टेप्स थे उनमें क्या क्या, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। और इससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इवोल्यूशन में आखिर हुआ क्या। जो प्रीवियस थ्योरीज हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि कैसे 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 लोगों ने थ्योरीज दी। पहले एरिस्टोटल आए, उनके आए, रेड्डी ने एबायोजेनेसिस की थ्योरी दी। उसके बाद एबायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए पास्चर आ गए, पास्चर के बाद कुबियर आए, उसके बाद फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी गई। तो ये कई सारी थ्योरी आई, और उसी के बाद इन्हीं सभी थ्योरी को मिलाकर जो मॉडर्न थ्योरी दी गई, और उसमें 7 स्टेप जो बताए गए, वो सारा 7 स्टेप अभी हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप कह रहा है ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑरिजिन हो, कैसे ऑरिजिन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब जब कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, पहले फॉर्म होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फॉर्म होगा? जैसे कि ग्लूकोज फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, फैट फॉर्म होगा। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन से बने हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म हुए। अब बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। पहले यही फॉर्मेशन हुआ। अब ये फॉर्मेशन होने के बाद दूसरे स्टेप में क्या हुआ, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने लगे। क्या बनने लगे? और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने लगे, जिसमें आ गया पॉलीमराइजेशन होने लगा इन्हीं का। अब ढेर सारा एक कार्बोहाइड्रेट पॉलीमराइज होने लगा, तो और बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट बनने लगे, और बड़े बड़े फैट एमिनो एसिड की चेन बनने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये लोग ऐसे कंडेंस होते जा रहे थे, कंडेंस होते जा रहे थे, तो ये एक सूप जैसा क्या बना ले रहे थे समंदर के अंदर। जब सी था, सी के ये सारी प्रोसेस सी में हो रही थी, पानी में हो रही थी। तो ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब अमीनो एसिड एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। तो कंडेंस होते होते वो क्या बना रहता है, एक डाइल्यूट सूप की तरह बन गया। क्या बन गया? डाइल्यूट सूप बन गया। और ये सब कब बना? कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमीनो एसिड्स को एक साथ जब आ गए ये सब, और ये सब कंडेंस होने लगे, तो ये बन गया हॉट डाइल्यूट सूप। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हॉट डाइल्यूट सूप था, यही ओरिजिन का कारण बना। ये क्या था? एक कोलाइडल था, कोलाइड की तरह था, पॉलीमराइज होते गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते गया, फिर प्रोटीन बन गई। इसी से प्रोटीन बनी, प्यूरिन बना, पिरीमिडीन बना। मतलब हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स हैं जो कि डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो बिना इसके डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होना था, और डीएनए के फॉर्मेशन से ही लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर एज ए लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में सबसे पहले क्या बना, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि सबसे पहले प्रोटीन बनी। क्योंकि प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन बनी, प्रोटीन से फिर आरएनए बना, फिर आरएनए से डीएनए बना। हम इसीलिए कहते हैं कि आरएनए यूनिवर्स था। पहले एक टाइम तक खाली आरएनए और जेनेटिक मटेरियल वाले ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पर। उसके बाद अब डीएनए वाले हुए, और बहुत ज़्यादा डीएनए वाले पाए जा रहे हैं।
उसके पहले खाली प्रोटीन वाले पाए जा रहे थे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप कह रहा है, तीसरे स्टेप में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है इसके बारे में तीसरे स्टेप में बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए का जब फॉर्मेशन हुआ तो उसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का नाम दिया गया। सिडनी फॉक्स ने इसको सबसे पहले बताया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हीट ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का हीट ड्राई मिक्सचर ऑब्टेन किया। कहाँ से, पेप्टाइड लाइक प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया, हीट किया ड्राई मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड के ड्राई मिक्सचर को हीट किया और पेप्टाइड लाइक क्या किया, प्रोडक्ट प्राप्त किया। पेप्टाइड लाइक कुछ प्रोडक्ट प्राप्त कर लिए। दैट लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज एबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ दैट एग्रीगेट टू फॉर्म ए कोलाइडल particle, it separate out into the droplet called क्वेसर बेड्स एंड माइक्रोस्फेयर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेसर बेड्स किसे कहते हैं, माइक्रोस्फेयर किसे कहते हैं। तो जो क्वेसर बेड्स थे वो क्या थे कि ढेर सारे जो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा था एबायोटिकली जो मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा था, मतलब कि यही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इन्हीं से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमीनो एसिड से जो एबायोटिकली प्रिमिटिव अर्थ पर फॉर्मेशन हो रहा था कोलाइडल पार्टिकल्स का, उन्हें ही क्वेसर बेड्स नाम दे दिया गया। अब ये जो चौथा स्टेप था इवोल्यूशन का, चौथा स्टेप ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया था तीसरे स्टेप में ही। अब चौथे स्टेप में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और सबसे पहले कौन सा न्यूक्लिक एसिड आया, आरएनए आया। आरएनए वर्ल्ड बना। आरएनए वर्ल्ड बनने के बाद धीरे धीरे डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। आरएनए से ही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। अगला पांचवें स्टेप में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिजम्स ई बायोन्ट। जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म थे जिनको ई बायोन्ट कहा जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल थे। प्रोकैरियोटिक सेल थी जो क्या करती कीमो सिंथेसिस करने लगी थी या फिर फोटोसिंथेसिस करने भी लगी। तो लेकिन ये ज़्यादातर पहले शुरुआत में कीमो सिंथेसिस करते थे, बाद में ये फोटोसिंथेसिस पर शिफ्ट हुए। जब सी में पहले फूड मटेरियल की कमी नहीं थी, ढेर सारा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल था, लेकिन जब धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ख़त्म होने लगा तो ये इन लोगों का जो एनर्जी का सोर्स था ये शिफ्ट होता गया और ये लोग फिर सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते चले गए। अब इवोल्यूशन के जो छठा स्टेप था इसमें न्यूट्रिशन का मोड बताया गया कि कैसे कीमोट्रॉफ थे, फिर एनारोबिक प्रोटोट्रॉफ्स बने, फिर एरोबिक प्रोटोट्रॉफ्स बने। तो मतलब कि पहले केमिकल सिंथेसिस से अपना फूड बनाते थे, फिर उसके बाद बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के फूड बनाने लगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में फूड बनाना शुरू किया और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी। और जो सातवां स्टेप था ऑरिजिन ऑक्सीजन रिवोल्यूशन एंड प्रेजेंट डे इन एटमॉस्फेयर। जब ऑक्सीजन इतना ज़्यादा बनने लगा तो हमारा जो प्रेजेंट डे का एटमॉस्फेयर है वो ठीक वैसा एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट हो गया। यूकैरियोटिक इवोल्यूशन शुरू हो गया। इस्टेब्लिशमेंट विद द इंक्रीज ऑफ फोटोट्रॉप्स, ढेर सारे फोटोट्रॉप्स आ गए जो ऑक्सीजन इवाल्व कर रहे थे, लिबरेट कर रहे थे, पानी से ऑक्सीजन निकाल के बाहर कर रहे थे। जो उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी उसमें वाटर से ऑक्सीजन ये क्या करते थे, लेते थे, उससे अपना फूड बनाते थे और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती थी। उसके बाद जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें क्या कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, फ्री नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन ये सब इधर प्रिमिटिव वाले में नहीं पाई जाती थी, ये अब पाई जाने लगी आज के एटमॉस्फेयर में, जो कि भरपूर मात्रा में पाई जा रही है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी बन रहा था। मतलब कि सब ये गैसियस फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म भी बनाने लगे। बहुत सारे ढेर सारा जो भी चेंज होना था वो इसी टाइम पर चेंज हुआ और यही चेंज उसके बाद फिर स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर थ्योरी जो और भी थ्योरीज आई, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब सारी थ्योरीज हम अब चर्चा करेंगे आगे क्लास में। लेकिन मॉडर्न थ्योरी पढ़ना जरूरी थी क्योंकि इससे आपको पहले पता चल जाए कि आखिर पहला ऑर्गेनिज्म कैसे इवाल्व हुआ, फिर उस ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे ऑर्गेनिज्म कैसे इवाल्व हुए, इसके बारे में चर्चा हो जाए। और इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट को, इन्हीं सभी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए स्टेनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाया था, जिससे साबित हो गया कि जो भी प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था उसमें ए बायोजेनेसिस ही शुरुआत में हुई।
ए बायोजेनेसिस के बाद ही ढेर सारी स्पीसीज इधर बनी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया कि स्टेनले मिलर ने कंडक्ट किया। हेराल्ड यूरेन के एक शिष्य थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने किया सक्सेसफुली क्रिएट किया था, एक कंडीशन बनाई। इनमें क्या किया इन्होंने कि एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बनाया। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हमें पता था क्या क्या था, मीथेन थी और ऐसी ऐसी गैसें थी जो आज के इन्वायरमेंट में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन्होंने क्रिएट करके अपने लैब में, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट जिसमें कर रहे थे उन्होंने जब वहाँ क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट किया तो इनको ग्लाइसिन मिली, एलानिन मिल गया, ऑर्गेनिक एसिड मिलने लगा, ऑर्गेनिक बहुत सारे कंपाउंड और मिलने लगे। तो जिससे इन्होंने क्या कर दिया, साबित कर दिया कि कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि ए बायोजेनेसिस हुई और पहला ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। अब इसमें जो उस टाइम का एनवायरनमेंट था उसमें क्या था, वाटर वेपर थी, खूब गर्म थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन गैस थी जो कि एक क्लोज चैम्बर में की तरह थी। तो इन्होंने क्या किया, जो भी सेटअप तैयार किया, अभी मैं सेटअप भी दिखाऊंगा आपको। तो सेटअप जो तैयार किया उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, वाटर वेपर भर दिया, मीथेन भर दिया, अमोनिया डाल दिया, हाइड्रोजन गैस भर दी और उसको क्लोज कर दिया और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का शॉक दे रहे थे। हाई वोल्टेज का शॉक देने का तात्पर्य यह था कि उस टाइम पे लाइटनिंग बहुत तेज़ होती थी, बहुत तेज बिजली चमकती थी, तो बहुत तेज़ जाकर चार्ज क्या होता था, गिरता था पानी में। जो भी वो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत तेज़ बिजली चमकती थी और बहुत हाई वोल्टेज का चार्ज गिरता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको बहुत तेज़ हाई वोल्टेज का चार्ज दिया अपने एक्सपेरिमेंट में और इनकी जो चार्ज देने से इन्हें ये सारी चीज़ें जो ग्लाइसिन, एलानिन और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड प्राप्त हुए। अब अभी मैं फिगर दिखा देता हूँ आप लोगों को। स्टेनले मिलर ने यानी कि यूरे और मिलर ने मिलकर कुछ इस तरह का सेटअप तैयार किया था जिसमें इन्होंने क्या किया, एक क्लोज सिस्टम बनाया जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिक स्पार्क की व्यवस्था कर दी, H2O था उसमें, NH CH4 था यानी कि मीथेन था और हाइड्रोजन था और अमोनिया था, ये चार चीज़ें डाल दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था उसको बहुत ज़्यादा तेज़ से हाई वोल्टेज से इन्हें क्या करते थे, स्पार्क कराते थे। प्रोब बनाया जहाँ पर एक इन्होंने वाटर रखा और खूब हीट कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे जो सी का वाटर था, जो ओशियंस का वाटर था, वो बहुत तेज़ उबल रहा था पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तो वो जो हीट वाटर था ओशियन का, उसको यहाँ पे उन्होंने सेटअप किया। कूलिंग सिस्टम भी यहाँ कर दिया क्योंकि बाहर जब हवा में पानी वेपर जाती थी तो वो ठंडा हो जाती थी, ठंडा होकर फिर बारिश करती थी। तो उन्होंने सैम्पलिंग जो यहाँ पे लेनी थी, वो सैम्पलिंग यहाँ पे इकट्ठा हो रही थी इनके कोल्ड वाटर की, कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो यहाँ पे इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था बाद में, और प्रिमिटिव जो गैस थी उसको यहाँ इन्होंने सेटअप कर दिया। अब क्या किया इसमें, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि यहाँ पर पानी उबल रहा है, बहुत तेज़ी से पानी अगर उबल रहा है तो सारा वेपर यहाँ से उठ के ऊपर की ओर जाता था और यहाँ से होते हुए कहाँ पे जाता था, यहाँ पे जाता था। वेपर यहाँ जब पहुँचता था तो यहाँ पर पहले प्रिमिटिव गैसें थी, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की गैसें जैसे कि मीथेन, ऑक्सीजन, वाटर और अमोनिया, ये सारी गैसें थी, हाइड्रोजन था। अब यहाँ पे क्या होता था, इनके साथ मिक्स होता था और इलेक्ट्रिक शॉक लगता था यानी कि स्पार्क होता था, लाइटनिंग होती थी। तो उससे क्या होता था, कूलिंग सिस्टम के थ्रू ये ठंडा हो जाते थे और ठंडे होकर यहाँ पे जाके कंडेंस हो जाते थे। और जो यहाँ पे कंडेंस हुए थे जो भी सैंपल, उनको बाद में जब निकाल कर देखा गया तो ढेर सारे ग्लाइसिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें यहीं पर प्राप्त हुई, जिससे ये प्रूव हो गया कि उस टाइम पे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उससे ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये यहीं पे फॉर्म हुए थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके पहले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो ये मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन की, मॉडर्न थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रिमिटिव कुछ थ्योरी दी गई हैं, पुरानी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को भी पढ़ना ज़रूरी है। तभी हम मॉडर्न थ्योरी को एक साथ कवर करते हैं जब, तो वो उसमें जो बहुत सारी थ्योरी दी गई थी, कुछ एक्सेप्टेड थी, कुछ रिजेक्ट कर दी गई, तो उनमें थोड़े थोड़े पार्ट को लेकर एक मॉडर्न थ्योरी बनाई गई। जैसे कि ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी दी गई थी, तो ग्रेजुअलिज्म की थ्योरी सही थी, ए बायोजेनेसिस की भी थ्योरी सही थी, बायोजेनेसिस की भी थ्योरी सही मानी गई, लेकिन वो अपने अपनी जगहों पर सही नहीं थी। जैसे कोई अगर ये सीधा डायरेक्टली कह दे कि शुरुआत में ही बायोजेनेसिस हुई, तो नहीं,
पहले एबायोजेनेसिस हुई, पहला ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, उसके बाद बायोजेनेसिस के थ्रू ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बनते चले गए। तो अपनी अपनी जगह पर बहुत सारे जो भी थ्योरी थी वो सही साबित हुई और बहुत सारी रिजेक्ट भी कर दी गई। तो आज के लिए लगभग इतना ही। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।